नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। नमस्कार, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की सुर्खियों के साथ। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, 21वीं सदी में अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया को एकजुट करने में भारत निभाएगा अहम भूमिका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का महामारी जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए साझा प्रयास करने पर जोर। रोम में G20 देशों की संसद के अध्यक्षों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने किया संबोधित। रोम में आयोजित सम्मेलन में स्पीकर ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक सस्टेनेबल विश्व के निर्माण के लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग मानवता के समक्ष एक गंभीर संकट। रोम में G20 देशों की संसद के अध्यक्षों के सम्मेलन से इतर लोकसभा अध्यक्ष ने की इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के समकक्षों से मुलाकात। लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी विकास और मानवाधिकारों की रक्षा समेत कई अहम विषयों पर की चर्चा। ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया संबोधित। सदन में गतिरोध की बजाय सार्थक चर्चा पर दिया जोर। पूर्वोत्तर में सिर्फ 4% महिला विधायकों की संख्या और विधानसभाओं की कम बैठकों पर जताई चिंता। 21वीं सदी में अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया को एकजुट करने में भारत अहम भूमिका निभाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास अंतरिक्ष क्षेत्र की समस्त प्रौद्योगिकी उपलब्धियां हैं। भारत में स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहभागिता की आकांक्षा रखने वाले उद्योगों के संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आज भारत में हो रहे बड़े सुधार निर्णय लेने में सक्षम सरकार की वजह से हुए हैं। हर रुकावट को दूर करना हमारी सरकार का दायित्व है और इसके लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो इसी की एक कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के लिए सरकार के प्रयास 4 स्तंभों पर आधारित हैं। प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी, दूसरा सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका, तीसरा भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और चौथा स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक बेहतर सोच और बेहतर योजना है जिससे भारत के उद्यमियों और युवाओं के कौशल को बढ़ाया जा सकेगा। ये नई सोच, नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है। ये समय एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का है और ये मुमकिन तब होगा जब सरकार हैंडलर की नहीं, एनेबलर की भूमिका निभाएगी। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संगठन भारत को आत्मनिर्भर, प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र में नेतृत्व करने में मदद करेगा। स्पेस सेक्टर यानी किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर फोरकास्ट, बेहतर सुरक्षा और आमदनी। हमारे लिए स्पेस सेक्टर का मतलब इकोलॉजी की, पर्यावरण की बेहतर निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी, हजारों लाखों लोगों के जीवन की रक्षा। देश के यही लक्ष्य अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के भी साझा लक्ष्य बन गए हैं।
भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को, वनवेब, भारती एयरटेल, माई मैप इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ये संघ अंतरिक्ष संबंधी नीतियों की हिमायत करेगा और सरकार की एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा। कोविड के बाद बदली परिस्थितियों में आमजन के जीवन को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत इटली की राजधानी रोम में G20 देशों की संसद के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की विषय वस्तु लोगों, विश्व के कल्याण और समृद्धि में संसदों की भूमिका रखी गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन को संबोधित किया। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। स्वास्थ्य के साथ साथ व्यापार और रोजगार सहित जीवन के सभी पक्षों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। कोविड के बाद बदली परिस्थितियों में आमजन के जीवन को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत इटली की राजधानी रोम में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों का सम्मेलन प्रारंभ हुआ। सम्मेलन की विषय वस्तु लोगों, विश्व के कल्याण और समृद्धि में संसदों की भूमिका रखी गई है। सम्मेलन के पहले दिन महामारी के दौरान भारत द्वारा की गई पहलों का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व के समक्ष एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न किया है। इस महामारी के कारण अन्य देशों की तरह भारत में भी श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस कारण अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हुए। इस महामारी का सामना करने में भारत ने जीवन और आजीविका बचाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में संकट उत्पन्न हुए हैं। इस महामारी का सामना करने में हमने 2 लक्ष्यों अर्थात जीवन बचाने और आजीविका बचाने पर अपने प्रयासों को केंद्रीकृत किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात का भी उल्लेख किया कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा $420 बिलियन का विशेष पैकेज दिया गया। इसका मुख्य लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा $420 मिलियन का विशेष पैकेज दिया गया है। इसका मुख्य लाभ रूरल इकोनॉमी को मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में 67 मिलियन महिला सदस्य सक्रियता से काम कर रही है। अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए MSME सेक्टर को सशक्त करना आवश्यक है। इसके लिए वित्तीय आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुगना किया है और 157 बिलियन रुपए का किया गया है। हमारा उद्देश्य एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का है, जो वैश्विक सप्लाई चेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपना योगदान करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने जोर दिया कि भविष्य में वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए पूरे विश्व को एक कुटुंब मानकर हमें सम्यक प्रयास करने होंगे। इसमें सभी संसदों का योगदान जरूरी है। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि विकास की जो नीतियां बने वो समावेशी हों, स्पर्शी हों, सर्वव्यापी हों और सर्वपोषक हों। भविष्य में आने वाली वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में मानकर हमें एक इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इससे सभी संसदों का योगदान जरूरी है। हमारी प्राथमिकता ये होना चाहिए कि विकास की जो नीतियां बने वो सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो तथा सर्वपोषक हो। इस प्रकार तैयार की गई सुविचारित एवं समन्वित नीतियों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर
संवाद एवं चर्चा होना चाहिए ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित सूटेबल सस्टेनेबल साझा रोड मैप तैयार किया जा सका, जिसके माध्यम से हम किसी भी वैश्विक समस्या का समाधान कर सकें, मुकाबला कर सकें। रोम में आयोजित इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक सस्टेनेबल विश्व के निर्माण के लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग मानवता के समक्ष एक गंभीर संकट है। स्पीकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन विश्व को प्रभावित कर रहा है। यदि इसके सुधार के लिए जल्द काम शुरू नहीं किए गए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक सस्टेनेबल विश्व के निर्माण के लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। हमें इसका ऐसा समाधान निकालना है जो पर्यावरण संरक्षण भी करे और आर्थिक विकास की हमारी आवश्यकता भी पूर्ण करे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा संवाद के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, वर्ष 2015 मानव इतिहास के लिए एक लैंडमार्क वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष पहली बार विश्व के सभी देशों द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण विकास तथा बेहतर विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक माने जाने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी तय किए गए थे और ये सामूहिक संकल्प लिया था कि उन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। कोविड महामारी के संदर्भ में आज हमारे सामने चुनौती है कि हम किस प्रकार निर्धारित समय सीमा के अंदर इन गोल्स को प्राप्त करें। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम होने का अंदेशा है। विकासशील देशों में लोगों के जीवन और आजीविका पर इसके प्रत्यक्ष परिणाम दिखने लगे हैं। मानवता की रक्षा हेतु ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें तेज गति से वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए ऊर्जा, जलवायु संरक्षण तथा विकास, ये तीनों आवश्यक है। हमारे देश में विकास की नीति इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों पर साथ लेकर चलने की है। हमारा मानना है सतत विकास ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व का प्रत्येक छठा नागरिक एक भारतीय है। इसलिए यदि भारत सफल होता है तो ये विश्व की सफलता है। आज हमें एक बड़े वैश्विक विजन से एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए कार्य करना है जिसमें एनर्जी जस्टिस हो, क्लाइमेट जस्टिस हो एवं इकोनॉमी जस्टिस भी हो। हमारा लक्ष्य है कि ग्लोबल नॉर्थ तथा ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करें ताकि एक समेकित वैश्विक कार्यनीति विकसित हो सके और पूरे विश्व के भविष्य का आधार बन सके। G20 देशों के संसद अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन से इतर जर्मन संसद के अध्यक्ष डॉक्टर रेनर हैसेलॉफ और इटली सीनेट की अध्यक्ष मारिया एलिसाबेटा कैसेलाती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडोनेशियाई प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष डॉक्टर पुआन महारानी के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने इंडोनेशियाई प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष को सदन की पहली महिला अध्यक्ष होने की बधाई दी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनल असेंबली ऑफ साउथ अफ्रीका के स्पीकर से भी द्विपक्षीय वार्ता की।
G20 देशों के संसदों के अध्यक्षों के 7वें शिखर सम्मेलन P20 में भाग लेने के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जर्मन बुंदेसटैग के अध्यक्ष डॉक्टर रेना हैसेलहॉफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बातचीत में दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक लोकाचार, हरित और सतत विकास में सहयोग पर चर्चा की। इटली की सीनेट की अध्यक्ष सुश्री मारिया एलिजाबेटा कैसेलाती के साथ भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी विकास और मानवाधिकारों की रक्षा सहित कई अहम विषयों पर आपसी सहयोग को लेकर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडोनेशियाई प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डॉक्टर पुआन महारानी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आर्थिक विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनल असेंबली ऑफ साउथ अफ्रीका की स्पीकर सुश्री नोसिवोवे नोलुथांडो मापिसा नाकाकुला के साथ बैठक की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बहरहाल G20 देशों की संसद अध्यक्षों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की इन मुलाकातों में सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव सहित राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। फिलहाल समय हुआ है कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से सभी गुजर रहे हैं, तो ऐसे में उन नौजवानों को अगर सरकारी नौकरियों में अपने आवेदन करने हैं तो उसके लिए उनको इधर उधर न देखना पड़े। इसलिए हमने फैसला किया कि इस वर्ष जितने भी आवेदन पत्र होंगे वो सब निःशुल्क होंगे। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संवाद बुधवार रात 8:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं लोकतंत्र की गतिविधियों से जुड़ा कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में बढ़ते व्यवधान से लोग हताश हो रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विधानसभाएं और संसद नए भारत को आकार देने के लिए प्रभावी उपकरण बने। उपराष्ट्रपति ने पिछले 7 सालों में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास यात्रा की सराहना की और कहा कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें राष्ट्र की भव्य लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पिछले 7 सालों में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास यात्रा की सराहना की और क्षेत्र के विकास में लंबी छलांग के लिए 15 सूत्री रास्ता बताया, जिसमें निवेश, आत्मनिर्भरता, सीमा विवादों का समाधान और प्रभावी शासन शामिल है। Towards socio-economic development with completion of several infrastructure and other development projects and many others in progress. This kind of transformation is a clear evidence of resurgence in this important border state in particular and the northeastern region in general. I wish to describe this as NER in NER, which means the new era of resurgence in the northeast region. उपराष्ट्रपति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की स्वायत्तता परिषदों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पूर्वोत्तर में सिर्फ 4% महिला विधायकों की संख्या और विधानसभाओं की कम बैठकों पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने सदन में गतिरोध के बजाय सार्थक चर्चा पर जोर दिया। We need to focus, all the legislatures across the country should focus on having a meaningful debate and discussion in the House about the issues concerning the state and its people, issues concerning the country and its affairs. The best forum is the legislature. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा में कॉफी टेबल बुक अ सिटाडेल ऑफ पीपल द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का विमोचन भी किया। साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा पुस्तकालय, दोरजी खांडू सभागार और पेपर रिसाइकलिंग इकाई का भी उद्घाटन किया।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के समृद्ध जैव संसाधनों और पशुधन की रक्षा और संरक्षण के लिए नए अनुसंधान पर जोर दिया है। उन्होंने नागालैंड के दीमापुर में ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने पशुओं के संरक्षण और कृषि क्षेत्र में संस्थान की ओर से किए गए अनुसंधानों की तारीफ की और वैज्ञानिकों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसानों को आने वाली परेशानियों के समाधान पर ध्यान देने की सलाह दी। दीमापुर के राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में वैज्ञानिक संस्थानों को क्षेत्र के हिसाब से ऐसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का विकास करना चाहिए जो टिकाऊ, जलवायु अनुकूल और स्थानीय जनजातियों की संस्कृतियों के हिसाब से हों। Today I am with you all in a pioneering livestock research station. Protecting, enriching northeast bioresources should be the top priority for the institute. For ensuring prosperity of the people and creating a healthier planet. उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से पूर्वोत्तर राज्यों की प्रगति और समृद्धि के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाने और कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में काम करने की बात कही। I convey my best wishes to all the scientists and other technical people who are working here. Such institutes are very much required, and that too, and it's an institute first of its kind in the world. The world is center, so we should focus more attention and come out with more research and information. उपराष्ट्रपति ने यहाँ सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी प्रयोगशाला का भी दौरा किया, जहाँ उन्हें जानवर से संबंधित बीमारियों और निदान के साथ जीनोम अनुक्रमण के लिए किए गए अनुसंधान के बारे में जानकारी दी गई। मिथुन के साथ पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। ये जानवर उनके जीवन और संस्कृति में रचा बसा है। नागालैंड में व्यक्ति की सामाजिक हैसियत उसके पास मिथुनों की संख्या से भी आंकी जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया। लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जाने माने चिकित्सक हैं और कोरोना महामारी के विरुद्ध रणनीति तय करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के महान मूर्धन्य राजनेता थे। देश के भविष्य के लिए उनकी दृष्टि विस्तृत थी। उन्होंने देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए सपना देखा था। मृदुभाषी, स्वभाव से विनम्र, शास्त्री जी का संकल्प उतना ही औरादी था। वे अपने सादगी, विनम्रता, सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात थे। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।